नमस्कार दोस्तों, मैं अनु छाबड़ा। आज हम बात करने वाले हैं इस खूबसूरत से बहुत ही लाभकारी पौधे के बारे में, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तुलसी देखा जाए तो हमारे हिंदू शास्त्र में हर घर में पूजनीय है और इसे हम ज़्यादातर घरों के एंट्रेंसेस पे लगाते हैं, जिसे कहा जाता है कि जितनी भी सकारात्मकता है वो घर में बनी रहती है और बाहर से कोई भी नकारात्मक चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, तुलसी एक तरह से उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर आप कह सकते हैं, उसका काम करती है। तो कोशिश करें कि इसे अपने घरों में ज़रूर उगाएं। स्वास्थ्य के अगर नज़रिए से देखा जाए तो भी तुलसी एक बहुत ही लाभदायक है और हमारे घर का आप कह सकते हैं ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो तुलसी की वजह से काफ़ी हद तक माना जाता है कि खुशहाल रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसे किस तरह की मिट्टी, खाद या गमले की ज़रूरत है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तुलसी को उगाने के लिए। और कई बातें हैं जो तुलसी के साथ प्रचलित हैं और हमारे हिंदू शास्त्र में, जैसा कि मैंने कहा, कई बातें तुलसी से जुड़ी हुई हैं, जिसे आज हम थोड़ा वैज्ञानिक रूप से भी देखना चाहेंगे। तो हम ये समझेंगे कि जो भी मान्यताएं तुलसी के साथ जुड़ी हुई हैं उसका साइंस के साथ भी, विज्ञान के साथ भी कितना अच्छा तालमेल है और वो कितनी सही मायने में प्रैक्टिकल बातें हैं, तो हम उसे आज समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलसी के प्रकारों की। हाँ, तुलसी दो प्रकार में साधारणतः मार्केट में या नर्सरीज़ में उपलब्ध है, जिसे रामा तुलसी, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ी हरे रंग की होती है, हल्के हरे रंग की होती है। जबकि अगर आप श्यामा तुलसी की बात करें तो उसकी जो डंडियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा डार्क कलर की होती है और पत्तियों का कलर भी थोड़ा लालिमा आए रहता है। और जो रामा तुलसी है ये ज़्यादातर घरों में पूजा के तौर पे, जैसा कि मैंने कहा, लगाई जाती है। श्यामा तुलसी ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयों के आप कह सकते हैं इस्तेमाल में लाई जाती है। रामा तुलसी में भी बहुत सारे औषधिक गुण हैं, तो ज़्यादातर हम चरणामृत वगैरह जो भी बनाते हैं उसमें हम तुलसी के कुछ पत्ते डालते हैं, जिससे कि उसके सारे औषधीय गुण हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन आते रहते हैं, जिससे काफ़ी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इसे किस तरह की गमले या मिट्टी की ज़रूरत है। तो कहा जाता है कि तुलसी की जड़ों को थोड़ी ठंडक पसंद है, तो कोशिश करें कि सीमेंटेड या मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं उसमें, गमले में हम उसे उगाएं। मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, तो यहाँ पे साल भर मौसम ठंडा ही रहता है और मैंने छत पे उगाए हुए हैं, तो मैंने प्लास्टिक के गमले में ही उगाया है, ये अच्छी उग रही है। पर अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ गर्मी ज़्यादा है तो कोशिश कीजिए कि इसे सीमेंट या मिट्टी के गमलों में उगाए, तो इसकी आप कह सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी से नॉर्मल जो भी हम दूसरे पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोकोपीट, हमारी मिट्टी, और खाद में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या गोबर की सड़ी हुई खाद ले सकते हैं, जो इसे बहुत पसंद है। तो इन्हें तीन चीज़ों का बराबर मात्रा में आप मिश्रण बना लीजिए और अपने पौधे को लगा लीजिए। जैसा कि इस पौधे में हम देखते हैं कि इसमें पत्तियां बहुत रहती हैं, तो कोई भी पौधा जिसमें पत्तियां ज़्यादा होती हैं और हम पत्तियों का ही इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने हमेशा कहा है कि उन्हें नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हर थोड़े अंतराल पे, कुछ दिनों के अंतराल पे, आप कह सकते हैं 10 दिन या 15 दिन पे, आप एक मुट्ठी भर कंपोस्ट डाल सकते हैं या गाय का सड़ा हुआ गोबर डाल सकते हैं या जीवामृता डाल सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतर है, तो वो अगर इस पौधे को आप देते रहें तो ये अच्छी वृद्धि करता रहेगा। एक और चीज़ इसके साथ बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि इस पौधे को
सही समय पे या सही अंतराल पे पिंचिंग या प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप जिसे हम ऐसे कहते हैं, अब कोई भी है, हम इसके इस तरह से इसकी जो ऊपरी टिप है उसको, पत्तियों को तोड़ लेते हैं। तो इस तरह करने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस आती हैं और पौधा काफ़ी घना और अच्छा स्वस्थ दिखाई देता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी ये पौधा उग रहा है, एक हाइट पे पहुंचने के बाद आप इसे पिंचिंग रेगुलरली करते रहें। इसके अलावा यह पौधा, जैसा कि मैंने कहा, हमें ये पूजनीय पौधा है, हम इसे लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो कोशिश करें कि इसे ऐसी जगह पे रखें जो साफ़ सुथरी जगह हो। इसीलिए कई बार तुलसी को एक बड़े से, आप कह सकते हैं, सीमेंटेड स्टैंड से बना के इसे ज़मीन से ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो काफ़ी आप कह सकते हैं फंगल से प्रभावित हो जाती हैं, फंगस से। तो कोशिश करें कि इसे ज़मीन से थोड़ा ऊपर रखें। मैंने इसे इस तरह के ट्रे के ऊपर रखा हुआ है, तो आप कोई स्टैंड भी बना सकते हैं। और अगर कई बार क्या होता है, हम इसमें पानी पूरी तरह से ऊपर से दे देते हैं, जिसकी वजह से अगर दूसरे दिन धूप इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो पत्तों के ऊपर पानी पड़ा रहता है और इसकी पत्तियां फंगस की वजह से, आप कह सकते हो, उसमें काले काले धब्बे से आ जाते हैं और सूख के गिरने लग जाते हैं पत्ते। तो कोशिश करें कि पानी की मात्रा जब भी दें, आप जड़ों की तरफ दें। और अगर आपको पूरे पौधे पे पानी देना है तो कोशिश करें कि उस दिन सूरज अच्छा निकले, क्योंकि अगर सूरज की रोशनी उस दिन अच्छा नहीं होगी और पत्तों पे पानी पड़ा रहेगा तो पौधे के ख़राब होने की काफ़ी गुंजाइश हो सकती है। इसके अलावा इस पौधे में जब ये पौधा एक अपनी वयस्क अवस्था में आ जाता है तो ये छोटे छोटे फूल या बीज बनाने शुरू करता है। तो हर पौधा बीज तभी बनाता है क्योंकि उसे लगता है उसके जीवन का काल समाप्त होने का समय आ गया है, तो वो बीज बना के एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता है। तो अगर आपको पौधे से बीज चाहिए तो 2-4 बीज इकट्ठे करने के बाद बाकी जितनी भी फूलों की कलियाँ इसने बनाई हैं उसे समय समय पे निकालते रहें, क्योंकि अगर आपने बीजों को पेड़ पे रहने दिया तो पेड़ की जितनी भी एनर्जी वो मिट्टी से ले रहा है वो सारी बीज बनने की प्रक्रिया में इस्तेमाल हो जाती है और धीरे धीरे करके पौधा कमज़ोर हो जाता है और आप कह सकते हैं सूख कर मर जाता है। तो तुलसी का हमेशा ध्यान रखें, पानी सही समय पे दें, आसपास सफाई रखें, झाड़ू या ऐसी कोई भी चीज़ें जो हम शुभ नहीं मानते हैं वो इनके आसपास ना रखें, जिससे फंगस की ग्रोथ इसके आसपास ना रहे। खुली हवादार जगह हो जिससे कि यह पौधा हर समय स्वस्थ बना रहे। अब एक और बात इससे जुड़ी हुई करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ही औषधीय गुणों से भरपूर है, पर कोशिश करें कि जब भी आप तुलसी के पत्ते खाएं उसे ना चबाएं, उसे सीधा निगलें। इसीलिए मैंने कहा जिस तरह की चरणामृत हम बनाते हैं तो चरणामृत में हम तुलसी के पत्ते डालते हैं और चरणामृत हम सीधा निगल लेते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्तों में मर्क्यूरी की मात्रा काफ़ी अधिकतर पाई गई है। तो जब मर्क्यूरी हमारे दांतों में लगता है या हम चबाते हैं मर्क्यूरी को तो हमारे दांतों का जो रंग है वो काफ़ी पीलापन में आ जाता है और काफ़ी हद तक हमारे दांत कम कैल्शियम की वजह और मर्क्यूरी का रिएक्शन होने की वजह से जो दांत हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और समय से पहले गिर भी सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप इसे खाएं तो उसे सीधा निगल लें, चबाएं ना। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मतलब हमारे जिस तरह से चला आ रहा है संस्कृति में कि चरणामृत में इसे डाला जाता है और हम उसे निगल लेते हैं, तो उसका साइंटिफिक रीज़न भी जैसे मैंने कहा कि इसमें मर्क्यूरी होने की वजह से वो भी एक फ़ायदेमंद साबित हुआ है। इसके अलावा हम हमेशा इसमें रोज़ पूजा करते हैं तो दिया लगाते हैं। दिया के साथ साथ हम इसमें
अगरबत्ती भी लगाते हैं। तो जब भी हम अगरबत्ती लगाते हैं तो आप देखिए अगरबत्ती का जो भी आप कह सकते हैं जो अगरबत्ती जलने के बाद जो भी उसकी राख गिरती है वो पेड़ पौधे के आप कह सकते हैं जड़ों के पास गिरती है। तो किसी भी चीज़ के जलने के बाद जो उसकी राख बनती है उसमें सल्फ़र की मात्रा काफ़ी अधिकतम पाई गई है। और सल्फ़र देखा जाए तो पौधे की मिट्टी को अल्कलाइन करने में काफ़ी हद तक मददगार है। और तुलसी के पौधे को अल्कलाइन मिट्टी कह सकते हैं कि उसे ज़्यादा पसंद है। तो 6.5 to 7.5 का जो रेंज है वो एक सॉइल की अल्कलाइनिटी सॉइल माना गया है। तो हमारे तुलसी के पौधे को वो बहुत पसंद है। और हम अब यही मैं कहना चाहती थी कि जिस तरह हमारे संस्कृति में चला आ रहा है, हम इस पौधे को पूजते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो उसकी जो राख गिरती है इस पौधे की जड़ों के पास, तो वो एक अपने आप इस पौधे को एक इतना अच्छा वातावरण, इसकी मिट्टी को इस पौधे के लिए इतना आप कह सकते हैं परफेक्ट बना देती है कि हमें कुछ खास और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जैसा कि कहा गया है कि मान्यता है कि इस पौधे को रविवार के दिन या एकादशी के दिन पानी नहीं दिया जाता है। तो उसका भी अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखना चाहें विज्ञान की तरह से, तो क्योंकि ये पौधा हम हर रोज़ पूजते हैं, तो हर रोज़ उसे जब हम पानी देते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पानी की मात्रा मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह उसकी जो जड़ें हैं उसमें फंगस इन्फेक्शन हो सकता है या जड़ें गलने लग सकती हैं। तो इसलिए इस तरह की जो प्रथा इसके साथ चली आ रही है कि सप्ताह में एक दिन पानी ना दिया जाए और एकादशी के दिन पानी ना दिया जाए। तो इससे क्या होगा, उन दिनों में इस पौधे को पानी से एक तरह से एक गैप मिल जाएगा। तो अगर हमने बाई चांस गलती से भी पानी ज़्यादा डाल दिया हो या कोई इस तरह की परेशानी पौधे में आ रही हो तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि हर हफ्ते में एक दिन हमने उसे ब्रेक दिया है। इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो इस पौधे के साथ जुड़ी हुई हैं कि जब भी इस पौधे को उगाएं तो इसके आसपास कोई भी कांटेदार जैसे कैक्टस या इस तरह के पौधे ना उगाएं। कोशिश करें कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा फलों के या फूलों के पौधे उगाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता इस पौधे से पूरे घर में आती रहे और हमें मिलती रहे। कोशिश करें कि इस पौधे को ऐसी जगह रखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी ना पड़ती हो। इसे अच्छी सूरज की रोशनी पसंद है, पर कई जगह में भारत में या कहीं भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं तो कोशिश करें कि इसे कोई इनडायरेक्ट जगह या जहाँ हल्की सी छाया पड़ती हो वहाँ रखें। और अगर आप गर्मियों में आपका तापमान काफ़ी बढ़ जाता है तो कोशिश करें कि उस समय इसे कुछ ऐसे पौधों के साथ रखें जो छायादार पौधे हों, या कुछ समय के लिए उसे किसी नेट में या ऐसी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। यही चीज़ सर्दियों में भी देखभाल करने की ज़रूरत है। इसे हम एक परिवार का सदस्य मानते हैं, तो कोशिश करें कि सर्दियों में भी जहाँ ओस ज़्यादा पड़ती है या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो अगर आपने इस तरह के गमले में इसे उगाया है तो चारों तरफ एक स्टिक लगा दें या बांस लगा दें, और शाम के समय एक पतला सा कंबल या शॉल या कोई चादर इसकी साइड में लगा दें, जिससे कि जो ओस की बूंदें हैं वो इसके ऊपर ना पड़ सकें। या अगर पॉसिबल ना हो ये सब करना तो कोशिश करें कि रात के समय से लेके सुबह जब तक धूप ना आती हो तब तक आप इस पौधे को घर के आंगन से अपने घर के किसी कमरे में या में रख लें, जिससे कि उसकी बूंदें इसके ऊपर सीधी तरह से ना पड़ सकें। बाकी अगर खाद देने की बात है तो वही मैंने कहा, इसके लिए गाय की सड़ी हुई गोबर बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अगर आपने पानी का, सूरज का और इसकी ठंड और गर्मी से इसकी अगर देखभाल सही तरीके से कर ली है तो ज़्यादा इस पौधे को और कुछ नहीं चाहिए, खाली साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और कई चीज़ें हमारी संस्कृति में, जैसा कि मैंने कहा
कि काफ़ी कुछ साइंटिफिक है। तो कोई भी चीज़ जब आप माने तो उसका साइंटिफिक रीज़न ज़रूर कोशिश करें उसके साथ ढूंढने का, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ की मान्यता जो होती है उसके साथ कोई साइंस की चीज़ जुड़ी होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उस चीज़ की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। खाली ये होता है कि हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। तो अगर कोशिश करें तो हर चीज़ बहुत सुंदर है और बहुत तरीके से हमारी संस्कृति में उसे दर्शाया गया है। तो धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत ही जल्दी किसी नए पौधे के साथ आपके साथ फिर जुड़ूंगी। धन्यवाद।